हाल ही में इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर जोरदार बमबारी की। इसके बाद ये युद्ध तेज हुआ और ईरान ने भी इसराइल को दहला दिया। बाद में इसराइल के समर्थन में अमेरिका जंग में कूदा और अपने खतरनाक B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी की। अमेरिका के इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 7 B-2 बॉम्बर शामिल थे, लेकिन अब इससे जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का एक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, जिसका कॉल साइन MYTEE-14 था, ईरान में हाल ही में हुए हमले के दौरान डिकॉय मिशन शामिल में था और वो अमेरिका वापस नहीं पहुंच पाया। जी हां, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने एक स्टील्थ B-2 बॉम्बर को गिरा दिया है? इसका जवाब है नहीं। ईरान ने अमेरिका के किसी भी बॉम्बर को नहीं गिराया है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वो वापस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। ये बॉम्बर 21 जून 2025 को मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ा था और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हिस्सा था, जिसमें 7 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। लेकिन वापसी के समय उसमें तकनीकी खराबी आ गई और इसे हवाई के होनोलुलु में लैंड करवाना पड़ा। घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये होनोलुलु की है, जिनमें एक B-2 बॉम्बर दिखाई भी दे रहा है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन में शामिल 7 B-2 बॉम्बर्स मिसौरी के अपने बेस पर सुरक्षित लौट आए, जबकि डिकॉय मिशन का हिस्सा रहे इस विमान को हवाई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक 21 जून को B-2 बॉम्बर्स के 2 जत्थे उड़े थे, जिनमें से एक जत्था ईरानी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. खास बात यह है कि जो जत्था अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए उड़ा था, उसी जत्थे में से एक B-2 बॉम्बर तकनीकी गड़बड़ी का शिकार हुआ और MYTEE-14 नाम का ये B-2 बॉम्बर होनोलुलु के डैनियल के इनॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, जो हिकम एयरफोर्स बेस के साथ रनवे एक्सेस साझा करता है। विमान में कथित तौर पर उड़ान के बीच में तकनीकी खराबी आ गई और सुरक्षा कारणों से उसे डाइवर्ट कर दिया गया। तब से यह हवाई में ही रुका हुआ है। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब कोई B-2 स्पिरिट बॉम्बर हवाई में फंसा हुआ है। अप्रैल 2023 में एक अन्य स्टील्थ बॉम्बर ने इन फ्लाइट सिस्टम की विफलता के बाद हिकम में इमरजेंसी स्टॉप बनाया था। यह घटना दिसंबर 2022 में व्हाइटमैन AFB में हुई दुर्घटना के कुछ ही महीनों के बाद हुई थी। नतीजतन पूरे B-2 बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड होना पड़ा था। बाद में उस दुर्घटना को एक खराबी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके कारण बॉम्बर रनवे से हट गया और उसमें आग लग गई। जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक B-2 बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन से अधिक है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया के सबसे उन्नत और महंगे विमानों में से एक है। इसकी स्टील्थ तकनीक सबसे आधुनिक तकनीक मानी जाती है और ये दुश्मन की वायु रक्षा से भी बचने की अनुमति देती है, जो इसे अमेरिका की परमाणु और पारंपरिक स्ट्राइक क्षमता का केंद्र बनाती है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को हाल के इतिहास में सबसे लंबे और सबसे जटिल B-2 मिशनों में से एक माना जाता है। पायलटों ने कथित तौर पर पूरे समय रेडियो चुप्पी बनाए रखी। इसके अलावा इसे कहीं पर भी लैंड नहीं करवाया गया। एयर रिफ्यूलिंग इसमें करवाई गई, यानी कि हवा में ही इसमें ईंधन भरवाया गया। बहरहाल इस B-2 बॉम्बर को लेकर के आगे जो भी जानकारी होगी वो लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा। इसराइल और अमेरिका के हालिया हवाई हमलों में ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य तेज कर दिया है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा 27 और 29 जून को ली गई तस्वीरों में फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर गतिविधियां दिखाई दी, जो ये संकेत देती हैं कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पुनर्जनन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये विकास मध्य पूर्व में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक स्थान जहां पर अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरा था, वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। दूसरे स्थान पर भी कुछ भारी वाहन खड़े हैं। इसके अलावा एक और स्थान पर मरम्मत का काम चल रहा है, वहीं टनल का एंट्री गेट भी दिखाई देता है। जून 2025 में इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और अमेरिका ने इसके बाद मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इन हमलों में फोर्डो, नातांज और इस्फहान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इसराइल ने अराक के भारी जल रिएक्टर को भी नष्ट कर दिया, जो प्लूटोनियम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA और सैटेलाइट तस्वीरों ने इन दावों पर सवाल उठा दिए हैं। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मैक्सार टेक्नोलॉजीज की तस्वीरों में फोर्डो परमाणु संवर्धन केंद्र पर मरम्मत कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 29 जून की तस्वीर में उत्तरी वेंटिलेशन शाफ्ट के पास खुदाई मशीनें, क्रेन और कर्मचारी दिखाई दिए, जो हमलों से बने गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की मरम्मत में लगे थे। इसी तरह 27 जून को इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा के भूमिगत परिसर में एक टनल का प्रवेश द्वार फिर से खोला गया। नातांज की सतह पर मौजूद पायलट संवर्धन संयंत्र को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज हॉल्स आंशिक रूप से बरकरार हैं और वहीं पर पुनर्निर्माण की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। परमाणु हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट ने इन तस्वीरों का विश्लेषण करते हुए कहा कि मरम्मत कार्य में गड्ढों को भरना और क्षतिग्रस्त संरचनाओं को ठीक करना शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक ज्ञान को नष्ट करना लगभग असंभव है, जिससे वो जल्दी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बहाल कर सकता है। ईरान ने हमलों के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक समाचार चैनल को बताया कि बातचीत में समय लग सकता है, लेकिन हम यूरेनियम संवर्धन जल्द शुरू कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका हमले रोकने का आश्वासन नहीं देता, तब तक कूटनीतिक वार्ता भी संभव नहीं है। IAEA के अनुसार हमलों से पहले ईरान के पास 408.6 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम था, जो 90% हथियार ग्रेड स्तर तक बढ़ाने पर 9 से 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि हमलों से पहले इन भंडारों को गुप्त स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ये नया ठिकाना पहाड़ के नीचे बना है, जो अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बमों से भी सुरक्षित है। ईरान की संसद ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने वाला विधेयक भी पारित कर दिया है, जिससे निरीक्षण और निगरानी में बाधा आई है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी कि ईरान कुछ महीने या फिर उससे भी कम समय में सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स चालू कर यूरेनियम इनरिचमेंट या परमाणु संवर्धन शुरू कर सकता है।